गुड इवनिंग बच्चों। आज इस हिस्ट्री का 8वां क्लास का ग्रामीण क्षेत्र में शासन का चलाना तीसरा पार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर लास्ट है, इस लास्ट क्वेश्चन आंसर को हम व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, कलम कॉपी निकालो और सुन कर और उसे स्टॉप, अगर ज़्यादा तेजी में है तो उसको वीडियो के स्टॉप कर लिखना शुरू करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, महलबारी व्यवस्था बंदोबस्ती के मुकाबले कैसे अंदर थी। देखो, महलबारी और अस्थाई बंदोबस्त का अंतर पूछ रहा है। तो अस्थाई बंदोबस्त समझता है कि 1793 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक। और महलबारी व्यवस्था वहाँ दक्षिण भारत में उस समय लागू किया गया। तो इसके पहले तो वहाँ महलबारी का मतलब होता है कि यह हेक्टर मुनरे को द्वारा जो है वहाँ अपनाया गया कि गांव के प्रत्येक गांव के लोग का एक समूह बनाकर और पूरे गांव के क्षेत्र के लोग, गांव के पूरा समूह के एक साथ खेती करना, एक साथ ज़मीनों को खेती करना, समूह बनाकर करते थे। तो दरअसल वो बंदोबस्ती के मुकाबले नए नए जो सोच थी वह नए तरह से विकास करना, नए तरह से क्या करना। तो यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, बिहार बंगाल उड़ीसा में नहीं, वहाँ महलबारी व्यवस्था वहाँ उधर, यानी तुमने महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर यहाँ पर लागू हुआ, ठीक। अब इसके बारे में कुछ और मुख्य रूप से बता रहे हैं, ध्यान सुनकर इसका टॉपिक लिखते रहो, ध्यान दो। महलबारी व्यवस्था, देखो 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त के बदलाव जरूरी है। और जब कंपनी के शासन का कर्तव्य व्यापार खर्च चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता, इस धन की व्यवस्था को पूरा करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंट थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक, कौन है हॉल्ट मैकेंजी ने एक अंग्रेजी एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया। कब लागू किया? 1822 में लागू किया। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यानी कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को तथा इस तरह व्यवस्था महलबारी व्यवस्था कहलाया। इस व्यवस्था में निम्नलिखित कुछ विशेषता कारण है, यानी बंदोबस्त को अलग जो इस प्रकार करता है, जो मुख्य रूप से व्यवस्था है जो ऐसे करता है, ध्यान दो और उस पर सुनकर कॉपी कलम निकाल कर लिखना शुरू करो। मुख्य तो इस व्यवस्था का अस्थायी बंदोबस्त की तरह ही भूमि की बोली लगाकर तथा बेचा नहीं जा सकता, अपितु गांव की भूमि का सर्वे किया जाता था। इस व्यवस्था से लगान देने की जमींदारी गांव को मुखिया की होती थी और न कि जमींदार को, यानी गांव के मुखिया को होता था। किसका होता था? गांव की जमींदारी देने का मुख्य रूप से गांव के मुखिया का होता था। इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त की तरह भूमि का यानी अस्थायी जमींदारी होकर संपूर्ण गांव में होता था, माने पूरे गांव को एक साथ होता था और मुख्य रूप से इसका मुखिया गांव का ही मुखिया होता था। यह लोगों को वसूल कर देता था एक साथ, समझ में, लगान देने का। तो अस्थायी बंदोबस्त भूमि के लगान स्थिति के महलबारी तथा भूमि के निश्चित कर उत्पादन पर आधार ज़्यादा थी और लगान फसल के आरंभ न होकर फसल काट, यह सबसे बड़ी व्यवस्था था कि इसके पहले तुमको बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त में यानी फसल बोने के समय ही ले लिया जाता था, लेकिन महाली व्यवस्था में यह सबसे बड़ी व्यवस्था थी कि इसमें मुख्य रूप से फसल काटने के बाद होता था। किसका होता था? फसल काटने के बाद ही लगान दिया जाता था, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलती थी, ठीक। और इस तरह महलबारी को बंगाल में उत्तर पश्चिम लागू किया गया तथा अस्थायी बंदोबस्त, देखो उत्तर पश्चिम में लागू, कहाँ लागू किया? उत्तर पश्चिम में लागू किया, जबकि अस्थायी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। अस्थायी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया। किसने किया अस्थायी व्यवस्था को? हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, परंतु महलबारी को 1822 ईस्वी में। तीन को व्यवस्था आ रहा है, ध्यान दो। अस्थायी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, अस्थायी व्यवस्था, देखो तीन को व्यवस्था आ रहा है। एक आएगा अस्थायी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी और अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त 1793, देखो तीन को आया। अस्थायी याद करके हमेशा रखना है, तीनों में तुम मिस्टेक करेगा। अस्थायी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी,
ठीक नहीं, अस्थाई व्यवस्था क्या करता, सॉरी, अस्थाई व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793, 1793। और तीसरा है महलवाड़ी 1822, हेक्टर मुनरो। महलवाड़ी कौन, 1822। तीन गो क्वेश्चन हमेशा, तीनों मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा। देखो मुनरो ने एक जो व्यवस्था कराया, उस व्यवस्था से वह सोचने में नियंत्रण वाले दक्षिण भारत के इलाकों में, यानी जगह जगह व्यवस्था अपनी प्रयासों से नई व्यवस्था को, रैयतों को नाम दिया। जैसे कैप्टन एलेक्जेंडर, टीपू सुल्तान, युद्ध की कंपनी, कब्जे में लिए गए इस इलाकों को भी टॉमस ने व्यवस्था विकसित की। धीरे धीरे दक्षिण भारत में ही व्यवस्था लागू किए गए। राजस्व स्थली की मुनरो व्यवस्था, यानी मुनरो मैंने नई नई व्यवस्था कर कर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने का काम करते थे। ठीक, और रीड और मुनरो लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनकी तर्क और उन्हें सीधे किसानों रैयतों से बंदोबस्त करना चाहते थे। मैंने सीधे डायरेक्ट, यानी मुनरो चाहते थे कि हम बीच में मध्यस्थता जमीन या बड़े मुखिया से उसे नहीं ले, डायरेक्ट हम किसान से लगा लें, डायरेक्ट क्या लें, किसान से लगा लें। इसी तरह राजस्व की नई व्यवस्था वो पैदा होने की पर भी कुछ समस्याएं पैदा, कुछ मुख्य रूप से क्या समस्या, जैसे मान ली जाए ध्यान से, इसमें समस्या या कि सब कुछ मान लिया जाए कि दो समस्याएं बताएं। कितनी समस्या, तो दो समस्याएं हैं। बस अनेक समस्या, तो बहुत समस्या हो सकती है क्योंकि इसमें मुनरो चाहते थे, तो मान लीजिए कि डायरेक्ट किसान लोग, तो जमींदार लोग फूलने लगे कि जमींदार लोग की हमसे नहीं कुछ कह रहा है, या डायरेक्ट किसान से मिल गया। ठीक, और यह समस्या थी कि किसान लोग के पास उतना रुपया पैसा नहीं था जिससे वो खेती कर सके, जमींदार लोग जिससे उसके खेती बढ़िया से ढंग से खेती, मैंने खाद पानी बीज जो भी बढ़िया से नहीं डाला जाता था, जिसके कारण किसानों को जब मैंने आज जब फसल नहीं होगा तो वो लगान कैसे देगा, लगान भी देने में आनाकानी करते थे। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन है कि रैयत नील की खेती से क्यों कतरा था। देखो, तो रैयत जो है किसान लोग नील की खेती से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि नील की खेती करने से किसानों को जो खेती होता था यानी ज़्यादा उसर बंजर हो जाता था, जो दूसरा फसल नहीं उगता था, दूसरा फसल नहीं उगता था। जब दूसरा फसल नहीं उगता था जिसके कारण उन लोगों को बहुत भारी परेशानी करना पड़ता था, जिससे वो लोग खेती करने में कतराते थे कि ऐसा खेती करें, मान लिया जाए जिससे हमको फायदे ना हो। तो मान ली कि किसान को एक तो दह जाता है और एक बोए साल भर पर होता है, जिसके कारण मान लीजिए कि खेती करे, सारा उसमें के जो भी उर्वरक तत्व है वो शोषित कर ले, दूसरा फसल बोए नहीं हो तो लोग खेती करना चाहेगा नहीं। यही कारण था कि रैयत मने किसान लोग कतराते थे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट के अनुसार सुनते हैं, ध्यान देखो, ध्यान दो। अंग्रेजों ने अपनी मुंडों के बढ़ाए कि ग्रामीण इलाकों में तथा केवल राजस्व प्राप्ति के लिए वहाँ की यूरोप जबरदस्त देखो ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलों के उत्पादन की आरंभ की तथा 18वीं सदी में अंत तक कंपनी ने अफीम तथा नील की खेती पूरा करने पर जोर दिया था। और इसके बाद 150 वर्षों तक वे देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। अंग्रेज सबसे अधिक यानी परेशान किसानों को ही नील की कृषि के लिए नील की खेती के लिए कर रहे थे। 18वीं सदी में अंत तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी और औद्योगिकरण का युग जो शुरू हो गया सका था और उसी के कपास में उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपास से जो कपड़े बनते हैं, अब कपड़ों की रंगाई तथा मांग की खेती से तेजी बढ़ने लगी। इस समय से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलकर वाला नील भी बंद हो गया था और 1783 से लेकर 1789 ईस्वी को दुनिया का नील उत्पादों का आधा रह गया था। और इस कमी को अंग्रेजों भारत में पूरा करना चाहते थे, परंतु भारतीय किसान निम्नलिखित कारणों से खेती को करना नहीं चाहते थे। कुछ कारण हैं, मुख्य रूप से ध्यान दो। फर्स्ट है, किसानों की इस खेती से को करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु इस ऋण की कठोर शर्तें किसानों के लिए नुकसानदायक थी, माने ज़्यादा ब्याज दरों पर।
और नील की खेती धान की खेती के साथ होती थी, इसलिए किसान नील की खेती के लिए धान की खेती को नहीं छोड़ सकते थे। और नील की खेती के लिए भूमि उपजाऊ होनी चाहिए थी, और एक भूमि नील की खेती करने के बाद भूमि का धान की फसल को उपयुक्त नहीं हुआ, मैंने था पूरा मिनरल्स उसमें जो है उर्वरकता मैंने सोख लेता था। नील की खेती को अग्रिम बहुत कम दामों पर खरीदते थे। किसान अन्य ग्राहक इस फसल से मिलता नहीं था। मान लीजिए नील की खेती करेगा और कम दाम पर बेचे तो लोग खेती करना चाहेगा, नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा। और मान लीजिए नील को जब पैसा ज़्यादा मिले तब ना, तो पैसा भी कम और नील की खेती करो, जिससे किसान लोग कतरा रहे थे। ठीक, लास्ट है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब कैसा व्यवस्था हुआ जो नील की खेती धराशायी हो गया, ध्यान दो। और इसके कुछ मुख्य पॉइंट है, हम बता रहे हैं, ध्यान दो। तो रैयत व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिकों रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार में गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर यानी दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दरों पर बागान मालिकों को से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वालों रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक को बीज तथा उत्पादन मुहैया कराने के लिए, मतलब वह जो कर्जा लिया तो उसको क्या करना पड़ता था, वह 25%, यानी 25% अगर तुम कर्जा ले रहे हो तो 25% ज़मीन पर तुमको नील की खेती करना है। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था थी। इन परिस्थितियों में बंगाल का उत्पादन धराशायी होने लगा। देखो आगे ध्यान से, कुछ और पॉइंट है। तो नील की कृषि वास्तविकता उपरोक्त शर्तों से अलग थी। अपने आप समय में नील की कृषि के लिए न तो भूमि मिलती थी, न ही करने वाले किसान, और इसके लिए निम्नलिखित कुछ इस प्रकार कारण थे, जिम्मेवार थे, परिस्थितियाँ थीं। धराशायी होने का मुख्य परिस्थितियाँ, नील की खेती और धान की खेती समय एक ही था। किसानों को हमेशा धान की खेती को प्राथमिकता देते थे। नील की खेती भूमि की तटस्थता समाप्त कर देते थे, उससे भूमि की धान की कृषि नहीं हो सकती थी। किसान पहले अग्रिम दर्जा बहुत आकर्षित हो, परंतु उन्हें जल्द को समझ में आ गया कि ऋण व्यवस्था कितनी कठोर है। और क्योंकि ऋण व्यवस्था बहुत कठोर है, क्योंकि ब्याज अगर एक साल कुछ मान ली कि किसान है तो बर बीमारी कुछ अगर हो जाएगा तो वो ब्याज नहीं ना मानेगा, वह नहीं मानेगा। जिस तरह बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था किसान को। ठीक, और इस प्रकार उत्पादन में भी किसानों को नील की खेती के विरुद्ध भड़काने लगे, जिससे किसान ने विरोध करना रास्ता। और कुछ लोग भी जो समझदार लोग थे वो लोग समझ गया कि नील की खेती से फ़ायदा नहीं है, धान की खेती करो, जिससे लोगों ने यह नील की खेती करना ही धीरे धीरे कम करने लगा। जिससे और नील की खेती का प्रारंभ होने वाला धन इसी खेती में लगने वाली मैंने मेहनत से काफ़ी कम था। मैंने मान लीजिए कि दूसरा फसल बोए तो कम मेहनत करे, और नील की खेती के उपयुक्त परिस्थिति बंगाल की खेती के लिए। देखो एक उदाहरण बता दें कि परिस्थिति यहाँ जो पहले जो हम लोग छोटे छोटे बचपन थे तो एक तम्बाकू की यानी खैनी की खेती होता था। तो यहाँ देखो तम्बाकू खेती उदाहरण बता दें कि मान लीजिए कि उसमें इतना मेहनत है कि जब से तुम रोको, यानी कि जब से रोको जब तक तुम्हारे दुआरी पर से बिकेगा नहीं तब तक उसमें लगे रहना पड़ता है, इतना मेहनत है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे मेहनत कम करना पड़ा, जिससे यहाँ के क्षेत्र में भी तम्बाकू धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक, यही परिस्थिति था कि नील की खेती में ज़्यादा मेहनत होता था और धान की खेती में चाहे और फसल में कम होता था, जिससे लोग धीरे धीरे उस फसल को यानी छोड़ना करना ही बंद कर दिया। ठीक, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है पहले नेक्स्ट यानी पार्ट 4 का प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पहले प्रश्न उत्तर, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।